हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में रिलीज़ होने वाली मूवी आखिरी सच। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। मूवी स्टार्ट होती है एक दूध वाले से, जो कि एक घर का दरवाज़ा नॉक कर रहा था। काफ़ी देर होने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो करीब ही कुछ लोग बैठे थे। वो उनसे बातें करता है, जिसके बाद वो और पड़ोसी मिलकर दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है और वह सब अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे ख़ानदान की मौत हो गई होती है। इसके बाद हम दूसरे सीन में आनिया को देखते हैं, जो कि एक पब में आई होती है। वहाँ पर उसे देखकर एक लड़का लाइन मारने लगता है। आनिया भी उसमें दिलचस्पी लेने लगती है। फिर वो लड़का उसे कहता है कि वो दोनों पार्टी करने के लिए कहीं और जाएंगे, लेकिन आनिया कहती है कि पहले हम डांस करेंगे। तभी आनिया गिरने वाली थी कि वो लड़का उससे संभाल लेता है, जिसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। और आनिया इस लड़के से इसकी इनकम के बारे में पूछती है, तो वो लड़का बताता है कि इंडिया में किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना बहुत ही आसान है, इसलिए इसकी इनकम तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। ये सुनने के बाद आनिया मुस्कुराती है। फिर वो वहाँ के ऑफिसर को बुलाती है और फिर यहाँ पर पता चलता है कि आनिया एक CBI ऑफिसर है और इस लड़के को पकड़ने के लिए ही वो वहाँ पर आई थी। एक्चुअली आनिया ने गिरने का नाटक किया था। इसके हाथ से इसका स्मार्ट वॉच निकाल लिया, जिसके अंदर इसके इनलीगल कामों का डेटा था। दरअसल वो लड़का क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड किया करता था, जिससे उसने बहुत से लोगों के पैसे चुराए थे। आनिया उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी उसके ऑफिसर की उसे कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि एक जगह पर 11 लोगों का मर्डर हो चुका है। आनिया को फौरन वहाँ पर बुलाया जाता है। आनिया जब वहाँ पहुँचती है तो वो काफ़ी शौक में थी, क्योंकि एक ही खानदान के 11 लोगों की मौत हो गई थी। उन सभी लोगों को किसी ने फांसी लगा दिया था। आनिया देखती कि सभी के हाथ पीछे से बंधे हुए थे और सभी की आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई थी। तभी आनिया देखती कि भुवन के हाथ खुले हुए थे, जिसके बाद उनको पता चलता है कि फैमिली के 10 लोगों को नीचे फांसी लगाई गई थी और भुवन की माँ यानी घर की सरबराह उनको उनके रूम में फांसी लगाई गई थी। साथ ही उनके सर के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको बुरी तरह मारा हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक बच्चा घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस वाला रोक लेता है। फिर एम्बुलेंस आती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर आनिया बाहर आकर पुलिस वालों को कहती है कि यहाँ के लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओ। आनिया को एक पुलिस वाला इस मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तब इन्हें पता चलता है इस फैमिली की 3 जनरेशन एक ही बार में ख़त्म हो गई। इस फैमिली में बस एक कविता नाम की औरत बची थी, जो कि इस फैमिली से अलग रह रही थी। आनिया कविता को थाने में पूछगछ के लिए बुलाती है और फिर एक हफ्ते पहले की कहानी शुरू होती है, जहां अंशिका की मंगनी अमन नाम के लड़के से हो रही होती है। सारे लोग खुशियां मना रहे थे, पर भवन कुछ सोच में डूबा हुआ था। फिर सब लोग फोटो खिंचवाने लगते हैं। आनिया कविता से उनकी फैमिली के बारे में पूछती है कि कोई परेशानी और दुख तो नहीं, पर कविता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ आनिया की टीम दूसरे लोगों से भी पूछगछ करती है। आनिया अंशिका के मंगेतर अमन से भी पूछगछ करती है। अमन अंशिका की मौत से काफ़ी दुखी लग रहा था। बातों के दौरान आनिया को ऐसा लगता है कि अमन कुछ तो छुपा रहा है। फिर वो जाने लगता है तो आनिया अपना नंबर देती है और फिर वो पुलिस ऑफिसर को इसका पीछा करने को कहती है। अब अमन को दिखाते हैं कि वो नशे का इंजेक्शन लेता है और फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ अंशिका और अमन के बीच लड़ाई हो रही होती है। फिर अमन होश में आता है तो देखता है कि कोई उसके घर के बाहर इसकी निगरानी कर रहा है। वो चुपके से उठकर बाहर चला जाता है। आनिया अब इस फैमिली के घर के बाहर CCTV फुटेज देखती है, जहाँ पर एक बाइक पर हेलमेट पहनकर एक आदमी आया था। फिर उस एरिया की लाइट चली जाती है और कैमरा बंद हो जाता है, इसलिए आनिया को कुछ पता नहीं चलता। इधर हम देखते हैं कि अमन कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे पुलिस वाला होता है। फिर अचानक अमन गायब हो जाता है। अब अमन कविता के घर आता है और कविता से पूछता है कि अंशिका की फैमिली की किसी से दुश्मनी है या नहीं। कविता पूरी कहानी बताती है। भुवन अपने पापा के दोस्त दौलत के पास काम करने लग गया था। फिर एक दिन भुवन और इसके पापा बात करते हुए जा रहे थे कि तब भुवन के पापा उसे घोड़े के बारे में बताते हैं कि उनका घोड़ा ज़्यादा तेज चल नहीं सकता। भुवन बोलता है कि मुझे आपके घोड़े को तेज भगाना आता है। जैसे ही भुवन के पापा घोड़े पर बैठते हैं, भुवन घोड़े पर लात मारता है और भुवन को लगा था कि घोड़ा तेज भागने लगेगा, लेकिन घोड़ा आगे जाकर उछलता है और भुवन के पापा नीचे गिरते हैं, जिससे उनका सर पत्थर से टकराता है और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। फिर भुवन देखता है कि इसके चप्पल के नीचे कोई नोकीली चीज़ छुपी हुई थी। भुवन अपने आप को अपने पापा के मौत का जिम्मेदार मानता है।
फिर वो सदमे में चला जाता है और काफ़ी गुमसुम रहने लगता है और काम में भी चीज़ें भूलने लगता है, जिसकी वजह से भुवन के पापा के दोस्त दौलत उसको खूब बातें सुनाता है और उसे धक्का देकर काम से भी निकाल देता है। धक्का लगने की वजह से भुवन लोहे के पाइप से टकराता है और फिर नीचे गिरता है, जिससे इसे काफ़ी चोटें भी आ जाती है। फिर भुवन को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे। कुछ टाइम बाद दौलत भुवन के घर आता है, क्योंकि भुवन ने दौलत के खिलाफ FIR करवाई होती है। दौलत भुवन के घर उनको धमकी देने आता है। इसके बाद वो अपने गांव चला जाता है, पर इसका बेटा जैन अंशिका को परेशान करने लगा था। अब आनिया को पता चलता है कि आदेश का माहीपाल गैंग से कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। इधर मीडिया पुलिस से केस के बारे में पूछ रही होती है। अब आनिया के सर आनिया से केस के बारे में बातें करते हैं। फिर आनिया को कॉल आती है कि भे इसे बताता है कि इसे माहीपाल के लड़कों का पता चल गया है। इधर अमन बस पकड़कर दौलत के गांव जाता है, जहां उसे लोगों से पता चलता है कि दौलत तो कुछ साल पहले ही मर चुका है। फिर वो लोग उसे दौलत के घर ले जाते हैं। इधर आनिया और उसके आदमी भी अब माहीपाल के आदमी का पीछा करते हैं। इधर अमन दौलत के घर पहुंचकर जैन को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अंशिका को उसी ने मारा था। जैन का दोस्त अमन के सर पर कांच की बोतल मारता है और अमन को पकड़ लेते हैं। जैन अमन को बताता है कि बचपन में उसकी और अंशिका की शादी हुई थी। तब अमन जैन पर अंशिका के मर्डर का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन जैन ये सुनकर अमन से कहता है कि ये तू क्या कह रहा है। फिर उसे अमन अखबार दिखाता है, जिसमें अंशिका के फैमिली के 11 लोगों की मौत की खबर थी। अखबार पढ़कर जैन रोने लगता है। इधर आनिया ने माहीपाल के आदमी से पूछगछ शुरू की थी। तब आनिया को पता चलता है कि आदर्श ने माहीपाल से 20 लाख रुपए उधार लिए थे और बाद में लौटा भी दिए थे। इसके अलावा इसके आदमी को कुछ नहीं पता। आनिया फिर से इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब वो राजवंत हाउस जाती है, तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर मरने वाले लोग 11 थे और साथ ही वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी 11 थी। यहाँ तक कि अंशिका की मंगनी भी 11 नवंबर में थी। आनिया समझ जाती कि इन घर वालों का 11 के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। जिसके बाद आनिया अंशिका और अमन की एंगेजमेंट की वीडियो देखने लगती है, ताकि उसे कोई सबूत मिल जाए। तभी आनिया को वहाँ पर एक चमत्कारी बाबा दिखाई देते हैं, जिस पर आनिया को थोड़ा शक होता है और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि भुवन उस बाबा के पास जाया करता था। इसके बाद आनिया इस बाबा को पकड़ने के लिए जाती है। जब आनिया आश्रम पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि चमत्कारी बाबा रूप बदलते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद आनिया समझ जाती है कि बाबा ढोंगी है, इसलिए वो बाबा का फ़ोन ट्रैक करने को कहती है और फिर आनिया बाबा को पकड़ लेती है। जिसके बाद बाबा ने बताया कि भुवन इसके पास आया करता था, क्योंकि वह अपने पापा के मौत के बाद काफ़ी डिप्रेस हो गया था। बाबा बताते हैं कि जब भुवन की आवाज़ चली गई थी और जब वो सो रहा था, तो उसके बाबा ख्वाब में आए थे, जिसने भुवन को बताया कि वो फिक्र ना करे, वो भुवन का बदला ले लेंगे। फिर कुछ दिनों बाद ही दौलत की दुकान को आग लग गई थी। दुकान को आग लगते ही दौलत अपने गांव चला गया था। जब भुवन को पता चला, तो उसको ऐसा ही लगा कि पापा ने उसका बदला ले लिया है। इसी वजह से वो अपने पापा की रोज़ आरती करने लगा। लेकिन भुवन को ये करता देख भुवन की माँ इससे कहती कि ये सब कुछ इसके पापा ने नहीं किया, बल्कि दौलत की दुकान को आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ये सुनने के बाद भुवन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने पापा की आवाज़ से बात करने लगता है। सबको ऐसा ही लग रहा था कि भुवन के पापा बात कर रहे थे। एक्चुअली भुवन की आवाज़ चली गई थी। फिर अचानक ही वो अपने पापा की आवाज़ से बात करने लगता है और कहता है कि चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर भुवन बेहोश हो जाता है। फिर जब भुवन को होश आता है, तभी इसकी आवाज़ भी वापस आ गई होती है और साथ ही भुवन को यकीन भी हो जाता है कि ये सब इसके पापा ने ही किया है और इन्होंने भुवन को ठीक भी कर दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही भुवन के पापा फिर भुवन के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि वो सब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वहाँ जाने के बाद भी उनके प्रॉब्लम हल नहीं हुए। ना ही आदेश का बिजनेस अच्छा चल रहा था और ना ही अंशिका को जॉब मिल रही थी और ना ही काफ़ी दिनों से भुवन के पापा उसके ख्वाब में आ रहे थे। इसी वजह से भुवन परेशान होकर बाबा के पास आ जाता है। तब चमत्कारी बाबा उसे कुछ देते हैं और कहते हैं कि वो अपने तकिए के नीचे रख दे, ताकि इसके पापा इसके सपनों में आए। भुवन वैसे ही करता है, मगर उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। दूसरे दिन भुवन अपने भाई के साथ दरिया में जाता है। भुवन जैसे ही पानी में डूबने लगता है, तो उसे उसके पापा दिखाई देते हैं।
भुवन को लगता है कि उसके पापा ने उसकी जान बचाई हो। इसके बाद वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि फिक्र ना करे, आज अंशिका को जॉब मिल जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद ही अंशिका का फ़ोन आता है कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। अब ये सब सुनने के बाद सभी घर वालों को थोड़ा यकीन हो जाता है कि ये सब भुवन के पापा ने किया होगा। जिसके बाद भुवन खुद की दुकान शुरू करता है और दुकान भी अच्छे से चलने लगती है और खूब तरक्की भी हो रही होती है और साथ ही इनके घर गाड़ी भी आ जाती है और जो कर्जा था वो भी ख़त्म हो चुका होता है। इसके कुछ दिनों बाद ही अंशिका की शादी भी होने वाली होती है। बाबा उनके एंगेजमेंट फंक्शन में गए थे। ये सब सुनने के बाद आनिया उनसे कहती है कि उन्होंने उन सबको फांसी पे लटकाया नहीं था। तो बाबा कहते हैं कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, लेकिन बाबा की बातों पर आनिया को ज़्यादा यकीन नहीं था। अब हम अमन को देखते हैं कि वो पाल के दोस्त किशोर से बात कर रहा था। एक्चुअली किशोर पाल के साथ खेलने के लिए उसके घर जाया करता था। अमन उससे पूछता है कि उसने घर में क्या देखा था। तो किशोर बताता है कि भुवन अंकल के अंदर जवाहर अंकल की आत्मा आती है और जवाहर जो भी बोलता था उसे अंशिका अपनी डायरी में लिखा करती थी। अब ये सुनने के बाद अमन को भी उस डायरी को ढूंढना था, इसीलिए अमन छुपते हुए राजवंत हाउस जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अमन को पकड़ लेते हैं। वो अमन से पूछने लगते हैं कि वो वहाँ पर क्यों गया था। तो अमन बताता है कि उसकी और अंशिका की लड़ाई हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद अमन ने माफ़ी मांग ली थी और अंशिका ने माफ़ भी कर दिया था। जिसके बाद अमन ने इन दोनों के लिए होटल का रूम बुक किया था। यहाँ पर अंशिका 7 बजे आने वाली थी, लेकिन अंशिका नहीं आई, इसलिए अमन उसको देखने के लिए गया था। जब वो घर के अंदर गया तो सभी लोगों की मौत हो गई थी। ये देखकर अमन काफ़ी डर गया था और अपने घर वापस आ गया। लेकिन अमन ये जानना चाहता था कि पूरी फैमिली को किसने मारा। तभी वहाँ पर आनिया आती है और अमन से पूछती है कि क्या अंशिका कुछ कहा करती थी, जिस पर अमन कहता है कि उसे किशोर ने बताया था कि जब भी भुवन के अंदर आत्मा आती थी तो अंशिका एक बुक में कुछ लिखा करती थी। जिसके बाद आनिया राजवंत हाउस की तलाशी लेती है और फिर उनके हाथ काफ़ी सारे रजिस्टर लग जाते हैं। इस रजिस्टर में कुछ चीज़ें अंशिका ने लिखी थी और कुछ चीज़ें जवाहर ने। लेकिन ये देखकर पुलिस वाले काफ़ी शौक में आ जाते हैं, क्योंकि जब ये रजिस्टर लिखा गया था तब जवाहर की मौत हो चुकी थी। फिर जवाहर ने ये सब लिखा कैसे? इसके बाद आनिया उन रजिस्टर को पढ़ना शुरू कर। भुवन अपनी वाइफ को बताता है कि जब मैं नदी में तैरने गया था तो उसे लग रहा था कि उसे किसी ने जकड़ लिया हो और वो डूबने वाला हो। तभी उसे एकदम से अपने पापा जवाहर सिंह का ख्याल आया, जिसके कारण मैं बच गया। भुवन की वाइफ ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अंशिका घर में शादी करने के लिए मना करती है, पर इसके घर वाले बोलते हैं कि लड़का काफ़ी अच्छा कमाता है और तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम शादी के लिए हाँ कर दो। पर भुवन वहाँ आकर अंशिका की साइड लेकर बोलता है जब उसकी मर्जी नहीं है तो शादी करके खुश कैसे रहेगी, फैसला अंशिका ही करेगी। ये सुनकर अंशिका काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद भुवन अंशिका से मिलकर बोलता है कि उसके पापा से बात हुई है और जल्द ही उसे एक अच्छा लड़का मिलेगा और उसकी जॉब में भी प्रमोशन होने वाली है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। आनिया फिर आगे के पेज पढ़ती है। तब भुवन अपने आप से बातें करता है। उसके अंदर उसके पापा आ जाते हैं। भुवन अपने बेटे से कहता है कि डरो मत, स्टेज पर अच्छा प्लेयर करो। भुवन के बेटे को स्टेज पर प्ले करने से डर लग रहा था। वो कहते हैं कि आगे जाके ये हिम्मत ही तुम्हारी ताकत बनेगी। जिसके बाद वो बच्चे को गले लगा लेते हैं। अब भुवन के अंदर इसके पापा बार बार आते जा रहे थे और ढेर सारे काम भी बन रहे थे और सब कुछ सच भी हो रहा था। बीच में आनिया एक लाइन भी पढ़ती है कि खानदान में इत्तेफाक हमेशा रहना चाहिए, तभी सब लोगों को कामयाबी मिलेगी। आनिया ये सब रजिस्टर में नोट करती है और किसी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन में पुलिस ऑफिसर मीडिया को बोलता है कि इन्हें जांच में 9 रजिस्टर मिले हैं, जिसमें खानदान वालों की काफ़ी मालूमात है, जिससे हमें केस सुलझाने में मदद मिलेगी और हम जल्द से जल्द केस को सॉल्व कर पाएंगे। अब इधर निर्मल और शंभू सुबोध नामी इंस्पेक्टर को धमकाकर बोलते हैं कि तुम रजात फैमिली के रजिस्टर कैसे भी करके हमें ला कर दो, जिससे हम काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे और न्यूज़ चैनल वालों को देकर। सुबोध इसके काम के लिए मना करता है, तो फिर वो दोनों इससे कहते हैं कि हम तुम्हारी प्रमोशन में रुकावट डालेंगे, जिसकी वजह से सुबोध को राज़ी होना पड़ता है। सुबोध ऑफिस में रजिस्टर को ढूंढता है, मगर रजिस्टर इसको कहीं नहीं मिलता। आनिया रजावत फैमिली के रजिस्टर दोबारा पढ़ती है। भुवन के भाई ने एक डेयरी की दुकान खोली थी। आनिया अब अपने ऑफिसर के साथ बड़े ऑफिसर के पास जाती है। तब उसके ऑफिसर बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट के साथ आते हैं। इधर सुबोध राजावत फैमिली के रजिस्टर आनिया के ड्रॉस में से निकाल लेता है।
अगले सीन में भुवन के अंदर इसके पापा की आत्मा आती है। वो सारी बातें बोलकर कहता है कि तुम सब एक साथ ही रहना। इधर साइकियाट्रिस्ट आनिया और बड़े ऑफिसर को बोलता है कि उसे साइकोलॉजी ऑटोप्सी करनी होगी, जिस पर वो भुवन की दिमागी हालत को देखेगा। इसी तरह उनको भुवन की बीमारी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आनिया अपने कमरे में जाकर रजावत फैमिली का रजिस्टर देखती है, पर उसे दराज में कोई भी रजिस्टर नहीं मिलता। थोड़ी ही देर बाद सुबोध आनिया के पास रजिस्टर लेकर आ जाता है और सारी बात बता देता है। तब आनिया निर्मल और शंभू को कैबिन में बुलाकर खूब बातें सुनाती है और शंभू को बाहर भेजकर निर्मल से बात करती है कि तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है और तुम ही मीडिया में सारी बात फैलाते हो, अब तुमसे बड़े ऑफिसर ही बात करें। आनिया अब रजावत फैमिली का रजिस्टर फिर से पढ़ती है। तब भुवन का दोस्त 12 साल के बाद भुवन से मिलने आता है। भुवन इससे बचपन की सारी बातें करता है। फिर भुवन बालाज को बताता है कि इसके अंदर इसके पापा आते हैं, जिसके बाद इसकी सारी बॉडी थक जाती है। बालाज बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। फिर वो भुवन को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। वो साइकियाट्रिस्ट भुवन को एग्जामिनेशन करके इसको दवाई देता है। भुवन के पापा सपने में अब इसके पापा घोड़े पर बैठकर जाने लगते हैं, क्योंकि भुवन ने साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। लेकिन भुवन अपने पापा को जैसे तैसे रोक लेता है और बोलता है कि उसने साइकियाट्रिस्ट की दी हुई दवाई नहीं खाई और इसे अपने पापा पर पूरा यकीन है। इसके बाद भुवन के भाई भुवन को खाता दिखाकर कहते हैं कि इन पर काफ़ी कर्ज हो गया है। फिर वो एक नया बिजनेस खोलने का सोचता है। फिर भुवन अपनी वाइफ को बताता है कि इसके भाई मिठाई की दुकान खोलने की सोच रहे हैं ताकि अपना उधार अदा कर सके। इसके बाद भुवन अपने गांव जाता है और घर की अलमारी में कुछ कागज़ देखता है। फिर भुवन को एक बॉक्स में कुछ मिलता है। इसके बाद भुवन अपने घर आकर अपनी बीवी से बात करता है और बोलता है कि हम सब लोगों को एक साधना पूरी करनी होगी, जिससे सारे काम बनते चले जाएंगे। साधना का नाम अक्षय साधना है, जो कि गिनती के कुछ लोगों को ही मिलती है और ये है कि उनके फैमिली को ही मिली है। अब रजावत की पूरी फैमिली कार में कहीं जा रहे होते। भुवन के बड़े भाई आदेश को कार चलाते हुए नींद आने लगती है और उनकी कार खाई में गिरने लगती है। तब एकदम से भुवन अपने पापा की आवाज़ में बोलता है कि घबराओ मत, इन्हें कुछ नहीं होगा, और फिर सब बच जाते हैं। फिर अंशिका के लिए अमन गुप्ता का रिश्ता आता है। भुवन और आदित्य इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अमन गुप्ता और अंशिका एक दूसरे से मिलने लगते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ जाती है। भुवन अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में भुवन को बताता है, पर उसे लोन नहीं मिल रहा था, जबकि वो अपने आबाई ज़मीन भी गिरवी रखने को बता रहा था। तब अमन गुप्ता भुवन की ज़मीन के कागजात अपने बैग में रखवाकर 2 करोड़ का लोन दिलवा देता है। अब भुवन के घर में सब खुश थे। तब भुवन बताता है कि पापा खुश नहीं हैं। सपने में इन्होंने बताया कि इन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही और लोन तो इन्हें मिल गया, मगर दुकान का काम चलना भी ज़रूरी है, वरना सब सड़क पर आ जाएंगे। तब भुवन की वाइफ बोलती है कि आगे का रास्ता भी इन्हें पापा ही दिखाएंगे। तब भुवन बोलता है कि पहले हमें अंशिका की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही आगे का सोचेंगे। इधर अंशिका की पेड़ से शादी होती है ताकि इसकी मुश्किलें कट जाएं। घर में अमन और अंशिका की सगाई होने वाली होती है और भुवन सारे रजिस्टर कुत्ते के पिंजरे में छुपा देता है ताकि ये बात किसी के सामने ना आए। अगले सीन में साइकियाट्रिस्ट आनिया और इसके सर को रजिस्टर की हैंडराइटिंग की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें अंशिका और जवाहर सिंह की राइटिंग मिलती है, जबकि जवाहर सिंह को तो पहले ही मर चुके हैं। अब हम अमन और अंशिका की मंगनी का सीन देखते हैं। इसके बाद भुवन के सपने में इसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि मुझे जल्दी ही मुक्ति दे दो। इसके बाद फैमिली वाले रात को ही मंत्र पढ़ते हैं। तब भुवन के अंदर इसके पापा आकर पूरे खानदान को अक्षय साधना करने को कहते हैं, जिसके बाद सारे काम बन जाएंगे। आनिया सारी बातें रजिस्टर में पढ़ रही थी। भुवन अपने खानदान वालों को अक्षय साधना के बारे में बताता है। साधना में मरने वाले इंसान को निजात मिल जाती है और खानदान वालों से सारी मुश्किलें हट जाती हैं। साधना में पूरे खानदान वालों को गले में फंदा डालकर स्टूल पर खड़े होकर कुछ मंत्र को पढ़ना होगा और एक कटोरी में पानी भरकर भी रखना होगा। जैसे ही पानी का रंग लाल होगा, भुवन के पापा सबके सामने आ जाएंगे, फिर उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद पूरे खानदान का काम भी बनने लग जाएंगे। अब घर में सब छोटे बड़े सब इस काम के लिए मान जाते हैं। इसके बाद आगे रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा था। अब आनिया को रजिस्टर में एक बस की टिकट मिलती है, जिसमें भुवन अपने गाँव गया था। आनिया केस की छानबीन करने के लिए भुवन के आबाई घर पहुँच जाती है, जहां अलमारी में आनिया को एक पेपर मिलता है जिसमें अक्षय साधना के बारे में दूसरी ज़बान में कुछ लिखा था। तब आनिया इसकी फ़ोटो खींचकर अपने शौहर को भेजती है ताकि वो इसका मतलब बता सके। पेपर को बंद करते हुए आनिया को एक पेड़ दिखता है
जिस दरख्त में लटकाए लटकी होती है। तब आनिया को अपने शौहर की पहली ट्रांसलेशन याद आती है, जिसमें वो बताता है कि शक्ति में ही ताकत है और इन्हें हवा के साथ उड़ना है। दूसरी तरफ भुवन के घर वाले नए कपड़े पहनकर साधने के लिए तैयार होते हैं और इधर आनिया अपने सामने एक पेड़ में लटकाए लटकी हुई देखती है। अब आनिया का शौहर पूरा ट्रांसलेशन कर लेता है और फ़ोन करके बताने की कोशिश करता है, पर आनिया का फ़ोन तो इसके पास नहीं था। जैसे ही आनिया का साथी आनिया को फ़ोन लाकर देता है, तब आनिया का पति बोलता है कि इस रात को जो हुआ ये जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पर आनिया बोलती है कि मुझे सब पता है कि इस रात क्या हुआ था। अब भुवन की फैमिली अक्षय साधना के लिए गले में फंदा लगाकर खड़े होते हैं और भुवन और इधर आदेश सबके हाथ बांधकर उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और दादी के रूम में जाकर इन्हें भी फंदा से लटकाकर इनके हाथ भी बांध देते हैं और आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। फिर भुवन खुद के साथ भी ऐसा ही करता है और पूरा खानदान मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद भुवन अपनी पट्टी उतार कर देखता है तो पानी का रंग लाल नहीं हुआ होता है और इसके पापा भी नहीं आए थे। फिर ये सोचता है कि इसके पापा को जब ही मुक्ति मिलेगी जब ये सच्ची में लटकेंगे और इस साधना को टूटना बुरा हो सकता है। भुवन अब अपनी दादी के पास जाकर पापा की आवाज़ में ठीक टाइम पर इशारा करने को कहता है और फिर भुवन एक रस्सी ले जाकर सबके स्टूल के नीचे से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और दादी के ठीक टाइम के इशारा करते ही वो इस रस्सी को खींच लेता है और इस तरह सभी खानदान वालों के नीचे से स्टूल निकल जाते हैं और सब लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उधर दादी भी फांसी की वजह से मर जाती है और मरने के बाद उनके सर पर चोट भी लगती है। ये सीन देखने में दिल दहलाने वाला था। तब एकदम से पानी का रंग लाल होता है और भुवन को इसके पापा दिखते हैं जो कि इसका वहम था। भुवन भी तड़प तड़प कर मर जाता है और पूरे खानदान की लाश वहीं लटकी रह जाती है। फिर अमन आनिया से रजावत फैमिली की मौत की वजह पूछता है। तब आनिया बताती है कि भुवन 1-2 बार साइकियाट्रिस्ट के पास गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पापा को मारा है। सर पर चोट लगने और भुवन की गिल्ट के कंबाइंड इफेक्ट से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, जिससे उसको उसके अंदर इसके पापा की आने की फीलिंग आने लगी। और फिर साधना के मुताबिक भी फैमिली को जड़ों की तरह लटकना था। जब भुवन के पापा नहीं आते हैं तो भुवन ने इन लफ्ज़ों का कुछ और ही मतलब निकाल दिया, जिसकी वजह से पूरा खानदान लटक कर मर गया। फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ हो जाता है कि कोई मर्डर का केस नहीं है और यूँ ये केस सॉल्व हो जाता है। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल शाह टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।